नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 31 दिसंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन से संबंधित। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ना 2013 की एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और अब बांग्लादेश ने ना भारत को बोला है कि शेख हसीना को आप हमें सौंप दीजिए उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अनुसार। तो इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ देखो शेख हसीना हमारी दोस्त रही हैं, इंडिया उनको सौंप नहीं सकता बांग्लादेश को किसी भी कीमत पे। अदरवाइज इंडिया की तरफ से ये इमेज जाएगी कि इंडिया अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं करता। और अगर शेख हसीना को इंडिया बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा तो फिर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होने का खतरा है। तो राइटर कुछ अल्टरनेटिव देते हैं ऐसी सिचुएशन में। अच्छा आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल यूपीआई से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में देखो यूपीआई से जितनी ट्रांजेक्शन होती है ना 85% जानते हो 2 कंपनीज के थ्रू होती है। कौन सी है वो? थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, एक फोन पे दूसरा गूगल पे। ये दोनों ऐप के थ्रू 85% यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन इससे बहुत बड़े रिस्क हैं इस डुओपोली के। समझेंगे इस आर्टिकल में कैसे। और एक तीसरा आर्टिकल, रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 86 पहुंच गई, ऑल टाइम लो। इससे ज्यादा लो आज तक कभी नहीं गई है। क्या मायने हैं, सारे इंप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक केस स्टडी है। देखो बीपीएससी का जो इशू है ना, आप सबको पता है 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। 912 सेंटर्स में हुआ था। एक सेंटर बापू परीक्षा केंद्र जो था वहाँ पे इरेगुलरिटी सामने आई। बाद में बीपीएससी ने बोला कि हम इस सेंटर पे दोबारा से री एग्ज़ाम करवाएंगे और वो जो री एग्ज़ाम है वो है 4 जनवरी को। लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि भैया आप एक बात बताओ। पहली तो बात ये, बापू परीक्षा वाला जो केंद्र है वो छोटा मोटा सेंटर नहीं है, 12,000 स्टूडेंट्स का सेंटर है। दूसरा, आप अलग से पेपर लोगे 4 जनवरी को तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर पेपर आसान आ गया तो बाकी स्टूडेंट्स को नुकसान हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। इस वजह से स्टूडेंट्स का विरोध ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ अब जा ही रहे हो। पहले आपने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, बट आप सिर्फ एक सेंटर पे दोबारा से एग्जाम लोगे तो ये नॉर्मलाइजेशन है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फिर से री एग्जाम लो। अपनी इसी मांग को लेकर जब प्रोटेस्टर देखो सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को चोट आई, वाटर कैनन्स का यूज किया गया। मतलब एस्पायरेंट्स के ऊपर वो जो कार्रवाई थी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी, डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज किया गया। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब देखो आपके सामने ना केस स्टडी ये है। आप हो उस स्टेट के, यानी इस केस में बिहार के चीफ सेक्रेटरी। तो अब लाठीचार्ज हो चुका है। अब आप कैसे इस पूरे मामले को संभालोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? यहां पर देखो स्टेक होल्डर्स काफी हैं। जैसे सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो जाहिर तौर पे बीपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे बीपीएससी के ऑफिशियल्स हैं, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया है, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। कोर्स ऑफ एक्शन देखो इस टाइप का रह सकता है कि सबसे पहले एक ना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की जाए। अगर स्टूडेंट्स के कुछ आरोप हैं कि इस बापू परीक्षा सेंटर के अलावा भी कहीं पे कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं तो उसकी जांच करना, पहली बात यह है। दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन का इशू। नॉर्मलाइजेशन के इशू पे स्टैंड क्लियर करना जरूरी है क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ा जो अविश्वास है वो नॉर्मलाइजेशन को लेके है। तो फिर ये चीफ सेक्रेटरी होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ में डायरेक्ट संवाद किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से अगर सिर्फ एक सेंटर पे री एग्ज़ाम होगा तो इससे आपको नहीं नुकसान होगा। तो मतलब सबसे बड़ा इशू यही है। और देखो ये भी देखा जाए कि प्रोटेस्ट में ना पॉलिटिकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि देखो किसी भी प्रोटेस्ट में अगर पॉलिटिक्स हो जाती है ना तो फिर स्टूडेंट्स के जो हित हैं वो पीछे छूट जाते हैं और पॉलिटिक्स आगे निकल जाती है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी होने के नाते मैं इंश्योर करूंगा कि जो स्टूडेंट्स, रियल स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है ना, रियल स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके साथ बातचीत हो, उनके साथ डायरेक्ट संवाद हो।
पॉइंट्स ऐड करने को देखो, आप बहुत पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन बात है आप लिखते कैसे हो। लिखने को आप ये भी लिख सकते हो कि अभी तुरंत जो एक एग्जाम पे एग्जाम होने वाला है एक सेंटर पे, उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देना। लिखने को आप ये भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स को समझाना कि अब आपकी मांगे कंसीडर की जा रही हैं, तो आप प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दीजिए, और पुलिस को फर्दर बोलना कि आप अभी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन आप बताइए एज ए चीफ सेक्रेटरी आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा इस पूरे मामले को रिजोल्व करने के लिए। तो ये केस स्टडी आपको आज एड्रेस करनी है। और आज का दिन देखो 31 दिसंबर है, आज साल का आखिरी दिन है, और साल के आखिरी दिन वीडियो थोड़ा लेट हो गया। और मेरा तो देखो रेजोल्यूशन भी यही है इसी साल में कि कल से जो लेक्चर है आपको जल्दी मिलेगा। तो आप बताइए आपका क्या रेजोल्यूशन है। आपको एग्जाम क्लियर करना है इसी साल में, तो कौन सी गलतियां आप नहीं करोगे, पुरानी गलतियों से क्या सीख रहे हो आप नए साल में, क्या लेसन लेके आप एंटर कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के एक्स्ट्राडिशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं 1 मिनट में जल्दी से। हुआ क्या था, अगस्त 2024 में ना बांग्लादेश में भयंकर प्रोटेस्ट होते हैं, और प्रोटेस्टर बांग्लादेश की उस समय के प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर तक पहुंच जाते हैं। तो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में, मजबूरी में, उस समय की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में आना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो रिजाइन कर देती हैं। आरोप ये लगते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने जिनोसाइड करवाया, इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे। तो अब वो भारत में है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। और अभी की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है ना, जो बनी थी इनके भारत आने के बाद में, अब वो भारत को बोल रही है कि आप शेख हसीना को हमें सौंप दीजिए, एक्स्ट्राडिशन कर दीजिए उनका। क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ये बोलती है 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, 17 अक्टूबर को इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हुआ, और 17 दिसंबर तक इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया गया। तो अब बांग्लादेश की मांग ये है, शेख हसीना के अगेंस्ट ढाका का जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है ना, वहां पे इनके अगेंस्ट ट्रायल चलाना है। इसलिए बांग्लादेश ने ना 23 दिसंबर को, डेट्स वगैरह इतने याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको टाइमलाइन बता रहा हूं ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। तो बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को भारत को यह बोला, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2013 की ना अपराधियों को एक्स्ट्राडाइट करने की एक ट्रीटी है। तो उस ट्रीटी के तहत हमने भी आपको काफी एक्यूज्ड या फिर अपराधी सौंपे हैं, तो आप भी शेख हसीना को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि हमें इनके खिलाफ ट्रायल चलाना है, और ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इंडिया के सामने देखो अब वो सिचुएशन है, वो प्रेस ट्रैवल वाला मीम नहीं है, अब ये फंस गया है सीएम, तो वैसे वाली सिचुएशन है इंडिया के सामने। क्योंकि देखो एक तरफ शेख हसीना हमारी दोस्त रही हैं, शेख हसीना के समय भारत के बांग्लादेश के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो भारत इनको ना बांग्लादेश को कभी नहीं सौंपेगा, ये तो बात तय है। अदरवाइज इंडिया की भी इमेज खराब होगी, और ये गलत भी है। मतलब इंडिया की इमेज ऐसे खराब होगी कि इंडिया अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इंडिया तो समय आने पे फंसा देगा दोस्तों को। कायदे से देखो होना तो ये चाहिए था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये शेख हसीना जब भागकर भारत आई थी ना, तो उस समय इनको किसी डेवलप कंट्री में असाइलम ले लेना चाहिए था। मतलब ये नीरव मोदी, विजय माल्या टाइप के लोग ज़्यादा चालाक हैं, वो तुरंत के तुरंत इंग्लैंड भाग जाते हैं। शेख हसीना को शायद मिला नहीं था उस समय असाइलम, तो ये भारत में ही रुक गई, अभी भारत में ही है। अब भारत के लिए वो सिचुएशन है, करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। लेकिन देखो अभी कुछ ऑप्शंस हैं इंडिया के पास में। सबसे पहली चीज देखो, इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर किसी कोर्ट में ट्रायल चलाना है ना, तो जो अक्यूज्ड है ना, उसका या तो फिजिकल प्रेजेंस या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस होना जरूरी है।
कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आरोपी प्रेजेंट हो गया जज के सामने। बट बांग्लादेश में ना एक्यूज्ड का फिजिकल प्रेजेंस या फिर दूसरा प्रेजेंस वहां पे जरूरी नहीं है। इवन एक्यूज्ड की एब्सेंस में भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट मुकदमा चल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंडिया बांग्लादेश को यह बोल दे कि भैया आपका जो ये सीआरपीसी है ना, लिया इनका भी अंग्रेजों से लिया हुआ है ये सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का सेक्शन 339B। तो इंडिया ये बोल दे कि आपके इस सेक्शन में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एक्यूज्ड की एब्सेंस में भी उसके खिलाफ ट्रायल चला सकते हो, तो आप ट्रायल चला लो। अभी आपको शेख हसीना की क्या जरूरत है। इवन आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट देखोगे ना, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ना अक्टूबर 2024 में ना मुकदमा चला था जोसेफ कोनी केस में, इवन उनकी एब्सेंस में। तो शेख हसीना की एब्सेंस में भी वहां पे उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। यह बात इंडिया बांग्लादेश को बोले। अब आते हैं दूसरे अल्टरनेटिव्स। देखो यह बात सच है कि 2013 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन इंडिया यह बोल सकता है कि शेख हसीना के अगेंस्ट जो एलिगेशन है ना, वो देखो पॉलिटिकल है। तो हमारे बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है ना, वो पॉलिटिकल एक्यूज्ड को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए नहीं हुई है। इंडिया देखो ये आर्ग्यूमेंट दे तो सकता है बांग्लादेश को, लेकिन दिक्कत ये है इवन बांग्लादेश में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट किया है कि बांग्लादेश में देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो हुआ है। इसलिए इंडिया का ये आर्ग्यूमेंट फिर वीक हो जाएगा कि शेख हसीना के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो पॉलिटिकल हैं, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डॉक्यूमेंट किया है कि वहां की सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ है। फिर इंडिया के पास में क्या ऑप्शन है? देखो इंडिया में ना वैसे देखो जो एक्स्ट्राडिशन टाइप की चीजें होती है ना, इनका फैसला लिया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, सरकार के द्वारा। बट हमारे देश में ना संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों जो आर्टिकल्स है ना, दोनों जो राइट्स है ना, ये इवन नॉन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं। तो शेख हसीना भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकती हैं कि मेरी जान को खतरा है और मुझे फंसाया जा रहा है बांग्लादेश में। तो फिर ना इंडियन कोर्ट को इंटरवेंशन करते हुए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाला जो अधिकार है ना आर्टिकल 21, फिर वो देखो शेख हसीना को भी मिलेगा और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक्शन लेना पड़ेगा उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इवन देखो 1996 का केस भी है NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था इवन देखो नॉन सिटीजन भी ना आर्टिकल 21 के अंदर पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं ये सारे जो हमने अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए ना कहीं देखो ये टकराव वाले अल्टरनेटिव्स हैं। एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? शेख हसीना के अगेंस्ट ट्रायल चलाने में ना भारत थोड़ी मदद कर दे, लेकिन बिना शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे। जैसे देखो उनको ना शेख हसीना को इंडिया में ही हाउस अरेस्ट करवा दिया जाए बांग्लादेशी सरकार के कहने पे। यहां पे वो हाउस अरेस्ट हो जाएंगी तो उनकी लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। पहला ये हो सकता है ऑप्शन। दूसरा वर्चुअल ट्रायल सपोर्ट, उनका ट्रायल बांग्लादेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चले। फिर तीसरा ये हो सकता है सेंटेंसिंग एग्रीमेंट, अगर देखो वो दोषी पाई जाती हैं तो उनकी सजा भी ना उनसे इंडिया में ही सर्व करवाई जाए, ना कि बांग्लादेश में। तो ये एक बीच का मिडिल ग्राउंड हो सकता है। इससे दोनों देशों के जो रिलेशन हैं वो थोड़े अच्छे रहेंगे। लास्ट में राइटर बोलते हैं शेख हसीना के सामने ना एक और ऑप्शन ये है, चूंकि देखो बांग्लादेश ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। रोम स्टैट्यूट जो 2002 में आया था ना, उसका सिग्नेटरी है बांग्लादेश। इस वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है ना वो बांग्लादेश के ऊपर में एप्लीकेबल है। लेकिन देखो रूल ये है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो तभी इंटरवीन करेगा जब देखो डोमेस्टिक कोर्ट जो है ना वो फेल हो जाती हैं।
या फिर ट्रायल जो है ना फेयर ना हो। तो शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने जाके बोल सकती हैं कि मेरा अगर बांग्लादेश में ट्रायल चलेगा तो वो फेयर नहीं होगा और डोमेस्टिक कोर्ट ठीक से अपना काम नहीं करेगी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो आर्टिकल 15 और 17 है वो ये बोलते हैं कि अगर अक्यूज्ड की राइट्स को रिस्क हो और प्रोसीडिंग बाइस्ड हो तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने मान लीजिए सरेंडर जाके कर दें और बोलें कि आपके आर्टिकल 53 के अनुसार आप इन्वेस्टिगेशन करो और ढाका जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब ढाका की जो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी वो फेयर नहीं होगी, बायस्ड होगी, इसलिए मैं आपके सामने सरेंडर कर रही हूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने और आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करो। तो फिर रोम स्टैट्यूट का आर्टिकल 15 और 17 इसके अकॉर्डिंग आईसीसी को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं ये जो सिचुएशन है ना काफ़ी देखो डेलिकेट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और वैसे देखो और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये मैंने डिटेल से नहीं बताई क्योंकि आंसर्स में यूज़ होने लायक डिटेल नहीं है। हम जितना आंसर में यूज़ कर सकते हैं उतना सफिशिएंट है, अदरवाइज तो वी आर नॉट एडवोकेट। मतलब ऐसा नहीं है ना कि हमें लॉ पे रिसर्च करनी है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें उतनी डिटेल्स उतने पॉइंट्स चाहिए जो रेलेवेंट है आंसर में यूज होने के लिए। जो चीज़ यूपीएससी के काम की नहीं है वो चीज़ हमारे काम की नहीं है, क्योंकि देखो नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज तो हम 10 दिन में भूल जाएंगे, मेन एग्जाम क्लियर करना ही है। तो कुल मिला के कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है कि ये ना काफ़ी डेलिकेट मसला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और इसे काफ़ी समझदारी से सुलझाना होगा। क्योंकि देखो वैसे इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश के निर्माण में 1971 में, बट देखो क्योंकि शेख हसीना की आइडेंटिटी भी बांग्लादेश के निर्माण से जुड़ी है, क्योंकि उनके फादर जो थे शेख मुजीबुर रहमान वो लीडर थे और उन्हीं की अध्यक्षता में आज़ादी की लड़ाई वहाँ पे लड़ी गई थी। तो अगर ये एक्स्ट्राडिशन का मामला इंडिया ने ठीक ढंग से टैकल नहीं किया तो पूरी जो पहले जो एक थोड़ी बहुत गुडविल है इंडिया की बांग्लादेश में उसको भी नुकसान पहुंचेगा और रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए ना खराब हो जाए, ऐसा भी रिस्क है। तो इसलिए सोच समझ के इस इशू पे फैसला लेना होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल यूपीआई डुओपोली से संबंधित है और इससे क्या रिस्क है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको यूपीआई पता होना चाहिए और पता होगा भी, लेकिन आंसर में लिखना होगा तो क्या लिखोगे। यूपीआई देखो एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें देखो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के जरिए ना, ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर मतलब फोन पे, गूगल पे, तो इनको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। तो फिर से बोलता हूं यूपीआई देखो एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें ना थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के जरिए ना आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरे बंदे के बैंक में वो पैसा डायरेक्टली जाएगा। यूपीआई देखो इंडिया के लिए ना एक जबरदस्त गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखो हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो कैश पर डिपेंडेंट रही है, बट आज यूपीआई देखो डिजिटल पेमेंट्स का ना 80% हिस्सा कंट्रोल करता है। और सिर्फ अगस्त 2024 में ना यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हुए ना उसकी वैल्यू 20,60,000 करोड़ है, इससे भी ज़्यादा है। आप सोच के देखिए इंडिया जैसी इकोनॉमी में। बट देखो आज भी यूपीआई का जो पेनिट्रेशन है ना देश की सिर्फ 30% पॉपुलेशन तक है और बाकी 70% पॉपुलेशन अभी भी यूपीआई का यूज़ नहीं कर रही है। तो सोच के देखो वो पॉपुलेशन भी अगर यूपीआई का यूज़ करेगी तो कितना फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ना कुछ नए इनोवेशंस लाए जा सकते हैं। इनोवेशंस जैसे वॉइस से हम कमांड दें, जैसे मैं मोबाइल में वॉइस से कमांड दूं कि पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूं कि ये कैसे होगा, लेकिन पॉइंट मेरा आप समझ गए होंगे ना कि जो रूरल एरियाज़ में थोड़ा डिजिटली कम लिटरेट हैं तो वो वॉइस कमांड दे दें और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। ऐसा कुछ इनोवेशन अगर लाया जाता है ना तो ऐसे लोग भी फिर यूपीआई को यूज़ करेंगे। इसके अलावा लोकल लैंग्वेजेस में यूपीआई की ऐप्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हैं तो भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तो सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं। मेन
जो एसेंस है पॉइंट का वो यही है, और ज़्यादा इनोवेशन लाया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करें। अब देखो राइटर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, वो बोलते हैं आज के समय में ना जिन थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के थ्रू हम पेमेंट करते हैं ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें ना डुओपोली देखने को मिल रही है। जब देखो किसी चीज पर ना सिर्फ दो लोग या फिर दो कंपनीज डोमिनेट करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं डुओपोली। और यूपीआई में भी देखो यही हो रहा है। कौन सी दो एप्स? एक तो फोन पे और दूसरा गूगल पे। ये दोनों ना यूपीआई ट्रांजैक्शंस का ना 85% कंट्रोल करते हैं। मतलब जितनी यूपीआई में ट्रांजैक्शंस होती हैं 85% तो इन्हीं के थ्रू होती हैं। बाकी प्लेयर्स जैसे पेटीएम है, उनका मार्केट शेयर सिर्फ 7.2% है। सोच के देखो, अगर 100 यूपीआई की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो उसमें से 85 तो इन्हीं दोनों के थ्रू हो रही है, फोन पे और गूगल पे के थ्रू। इवन मेरे मोबाइल में भी गूगल पे ही इंस्टॉल्ड है, और अगर यूपीआई से पेमेंट करनी हो तो मैं भी इसी के थ्रू करता हूँ। लेकिन देखो रिस्क है, ये जो डुओपोली है ना, मतलब दो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स का कंट्रोल है हमारे देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर। 85% मार्केट यही कंट्रोल करते हैं, तो इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। जब देखो मार्केट में सिर्फ दो बड़े प्लेयर्स होंगे, अगर एक ऐप फेल हो जाए, फेल होने का मतलब कोई साइबर अटैक हो जाए, डाउन टाइम आ जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तो फिर देखो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो आप? डुओपोली का रिस्क ये है कि दोनों में से एक भी ऐप का सर्वर डाउन हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, तो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम जो है रुक जाएगा, यूपीआई की पेमेंट ही नहीं हो पाएंगी। ये पहला रिस्क है। अब बात करते हैं दूसरे रिस्क की। देखो फोन पे और गूगल पे के पास में ना इतना बड़ा यूजर बेस है, और ये ना जीरो चार्ज लेते हैं कस्टमर से। पैसा पेमेंट हम यूपीआई से करते हैं ना, तो ये यूजर से फीस नहीं लेते। तो इस चक्कर में ना नए प्लेयर्स की तो एंट्री हो ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि नए प्लेयर जब कोई आएगा तो वो देखो इतना बड़ा सिस्टम कैसे क्रिएट करेगा? ना तो उसके पास शुरुआत में यूजर बेस होगा, ना उसके पास में शुरुआत में खर्च करने के लिए इतना सारा पैसा होगा। तो नए प्लेयर की एंट्री ना फिलहाल की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये आया होगा कि आप सर ये बताइए, अगर ये जी पे और फोन पे अगर चार्ज नहीं करते तो फिर ये कैसे पैसा कमाते हैं? देखो अभी ना ये स्केल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे थ्रू पेमेंट करें। फिर ना कस्टमर्स इनके पास में होंगे तो ना इनको ये दूसरे प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे फोन पे आपने देखा भी होगा शायद, और बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ तो ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई पेमेंट कर लो यूपीआई वाली, कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री है। बट एक बार कस्टमर इनके दरवाजे पे आ गया पेमेंट करने, फिर उनको दूसरे कॉमर्शियल प्रोडक्ट बेच दो। तो ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। समझ गए? लेकिन नए प्लेयर की तो एंट्री मुश्किल है ना, ये तो फ्री प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये फोन पे किसका है? वॉलमार्ट कंपनी का है। यूएस की कंपनी है वॉलमार्ट, जिसका फ्लिपकार्ट भी है, तो उसी का है, वॉलमार्ट का ही है ये फोन पे। और गूगल किसका है? गूगल पे तो आपको पता है अल्फाबेट कंपनी का है, जिसका सर्च इंजन भी है गूगल। तो ये दोनों ना यूएसए की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जायंट्स हैं। इनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर नए प्लेयर की एंट्री मुश्किल है। दूसरा देखो रिस्क ये भी तो है ना, ये विदेशी कंपनीज हैं। विदेशी कंपनीज हमारे देश में यूपीआई का 85% मार्केट कंट्रोल कर रही हैं। कल को देखो ये हमारा डेटा चुरा के यूएस ले जाएंगी, और ले जा भी रही होंगी अभी। तो फिर हमारे देश की जनता के प्राइवेसी कंसर्न्स, और डेटा आपको पता ही है आज के समय में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस डेटा का यूज़ करके ये और कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएंगे इंडिया से। तो ये भी नुकसान है। और देखो ऐसा नहीं है कि अभी जो 85% कंट्रोल गूगल पे फोन पे के पास में है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को भी देखो पता है ये गलत हो रहा है। तो इसी वजह से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ना 2022 में एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें यह बोला था किसी भी ऐप का जो मार्केट शेयर है ना, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट देखो अगस्त 2024 तक ना
अगस्त 2024 तक फोन पे का शेयर तो 48.3% है, 30% से काफ़ी ज़्यादा, और गूगल पे का शेयर 37.3% है। समझ गए? तो एक तरफ एनपीसीआई बोल रही है कि ऐप का शेयर 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों ऐप्स का शेयर तो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एनपीसीआई नई गाइडलाइंस जारी करेंगी जिसमें यह बोलेगी एनपीसीआई कि किसी भी ऐप का शेयर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंट इस सर्कुलर को भी नहीं किया जाएगा, इवन 40% वाले पॉइंट को भी नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के देखो, बात यह है, ये जो ऐप है वो अपनी पकड़ इंडियन मार्केट में मजबूत करती जा रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है इस मामले में। सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि बाकी प्लेयर्स की एंट्री हो यूपीआई में, और 2 विदेशी कंपनीज हमारे देश में यूपीआई इकोसिस्टम को ना कंट्रोल करें। एक इंडियन प्लेयर भी होने चाहिए, और इसके लिए सरकार या तो इंडियन प्लेयर्स को इंसेंटिव दे, सपोर्ट करे, सब्सिडी के माध्यम से कुछ ना कुछ सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि हमारे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर होने चाहिए जिनके थ्रू पेमेंट हो, और हम 2 विदेशी कंपनी की मेहरबानी के ऊपर ना डिपेंड हो। इतना बढ़िया हमारे देश में यूपीआई का इकोसिस्टम बना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये मार्केट शेयर वाला जो रूल है इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, इंडियन ऐप्स को सपोर्ट किया जाए और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, करेंसी कंसर्न्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 19 दिसंबर को ना रुपये की वैल्यू जो डॉलर के मुकाबले में है कितनी हो गई? 85 पहुंच गई। ये ऑल टाइम लो था रुपये की वैल्यू का डॉलर के मुकाबले में। लेकिन देखो हमने सोचा कि इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, 85 से नीचे तो क्या ही जाएगा, लेकिन फिर रुपये की वैल्यू लास्ट फ्राइडे को डॉलर के मुकाबले में पहुंच गई 86। फिर क्या था? आरबीआई हरकत में आया। हमारे पास में है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई ने क्या कर दिया? आरबीआई ने थोड़ा ना डॉलर मार्केट में रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज कर दिया? क्योंकि देखो डॉलर इसलिए मजबूत हो रहा था क्योंकि डॉलर की कमी है, लेकिन आरबीआई ने डॉलर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, तो इससे हो गया मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ गई तो उस चीज़ की फिर वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर आरबीआई के इस कदम से फिर रुपये की वैल्यू थोड़ी तो ठीक हुई, डॉलर के मुकाबले में 85.53 हो गई, लेकिन ये भी देखो बहुत लो है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉलर की कमी हमारे देश में क्यों हो रही है, और डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपये के मुकाबले में मजबूत क्यों हुई है, रुपये इतना कमज़ोर क्यों हुआ है। सबसे पहली चीज़ देखो, सितंबर के बाद से ही ना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने अपना पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट से काफ़ी बाहर निकाला है। तो वो डॉलर ले गए। क्यों बाहर निकाला? क्योंकि देखो ये सितंबर वाला जो क्वार्टर था ना, इसमें हमारे देश में कंपनीज के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए, और दूसरी तरफ चाइना की सरकार ने काफ़ी बढ़िया पैकेज अनाउंस किया वहाँ की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की वैल्यूएशंस है ना थोड़े ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा चाइना की मार्केट में पैसा लगाने से है। तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया इंडिया की मार्केट से, डॉलर चला गया, डॉलर की कमी, और जिस चीज़ की कमी होती है फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आता है ट्रंप फैक्टर। ट्रंप ने देखो ब्रिक्स कंट्रीज़ को ना धमकी दे दी, अगर तुम लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ जाओगे, मतलब तुम अलग से अपनी करेंसी बनाओगे, तो तुम्हारे देश से जो माल इंपोर्ट करेगा यूएस, उस पर 100% टैरिफ लगा देगा। तो फिर ट्रंप की इस धमकी का भी असर देखने को मिला। डी डॉलराइजेशन अब नहीं होगा, मतलब नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप बहुत एग्रेसिव हैं, उनको बहुत प्यारा है डॉलर, और वो डी डॉलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो मतलब डॉलर मजबूत रहेगा, ये भी एक फैक्टर है। अब देखो हमारे देश में ना नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। अब रुपये की वैल्यू इतना कम हो गई है, तो ना हम जैसे इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो हम इंपोर्ट करेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें ज़्यादा रुपये खर्च करना पड़ेगा उतना ही क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए। और क्रूड ऑयल हमारे देश में अगर महंगा आएगा तो फिर इसका असर देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी,
क्योंकि देखो तेल महंगा तो सब कुछ महंगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महंगा, तो ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है क्रूड ऑयल महंगे होने की वजह से। तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी अगर रुपये की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले में इतनी कम रहेगी। एक चीज़ का फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है अगर रुपये की वैल्यू कम हो तो। लेकिन देखो अगर हम फ़ायदा उठा सके तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अदरवाइज तो देखो उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो 2025 का जो साल है वो भी देखो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अनस्टेबल टाइप का रहने वाला है। और एक चीज़ राइटर ये भी बोलते हैं, चलो आरबीआई ने थोड़ा बहुत रुपये की वैल्यू को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, 86 पहुँच गया था, लेकिन मार्केट में डॉलर रिलीज़ कर दिया तो फिर वैल्यू हो गई 85.53। बट एक चीज़ ये भी देखो सच है कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अनलिमिटेड नहीं है। एक लिमिट तक ही आरबीआई रुपये को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें ना हमारी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाना होगा। मजबूत इकोनॉमी कैसे बनेगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारे देश में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा लगाएंगे हमारे देश में, डॉलर ज़्यादा आएगा। लेकिन वो फिलहाल अभी हो नहीं रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ पे देखो प्रजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे देश की इकोनॉमी में ये है, कंजप्शन कम हो रही है। कंजप्शन कम होगी तो फिर कम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी ना, कम चीज़ें प्रोड्यूस होना मतलब कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आ सकती है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार तो चलो करेगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम आ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से नई प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे हैं, नए लोगों को जॉब नहीं मिल रही हैं, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो फिर इससे ग्रोथ रेट पे फ़र्क पड़ता है और फिर इन्वेस्टर्स कम आते हैं। ये दिक्कत है, ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी होंगी। तो करेंसी कंसर्न्स को लेके ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने यूपीआई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने डुओपोली की बात की। अभी 85% मार्केट कंट्रोल करते हैं दो प्लेयर, फ़ोन पे और गूगल पे, लेकिन रिस्क है। एक तो कंपटीशन नहीं है, इनोवेशन नहीं है, दूसरा दोनों कंपनीज यूएस की हैं, मतलब वॉलमार्ट मालिक है फ़ोन पे का और अल्फ़ाबेट कंपनी मालिक है गूगल पे की, दोनों यूएस की कंपनीज हैं। तो फिर फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंस सही नहीं है। तीसरा देखो कल को एक कंपनी के ऊपर कोई अटैक हो जाता है, साइबर अटैक या सर्वर डाउन हो जाता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम रुक जाएगा। वैसे एनपीसीआई ने 2020 के सर्कुलर में बोला था कि 30% मार्केट शेयर होना चाहिए इन ऐप्स का, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखो डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया गया और अभी की रिपोर्ट बताती है कि 40% कैप लगाया जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है इनोवेशन की, सरकार सपोर्ट करे, ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए, इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए, ऐप का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाए कि और ज़्यादा लोग यूपीआई यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया शेख हसीना वाला। शेख हसीना को मांगा गया है बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश की सरकार बोल रही है इनके अगेंस्ट आरोप है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। और देखो क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के सामने, इंडिया इनको लौटाएगा तो नहीं, इंडिया क्या आर्गूमेंट दे सकता है? पहली बात, इंडिया बांग्लादेश को ये बोल सकता है कि पॉलिटिकल आरोप हैं, लेकिन इंडिया का ये चलेगा नहीं आर्गूमेंट, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है कि वहाँ पे देखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो हुआ है। फिर इंडिया ये बोल सकता है कि आपके वहाँ तो ट्रायल एक्यूज्ड की प्रेजेंस के बिना भी चल सकता है, तो फिर चला लो आप। एक ऑप्शन ये है, चूँकि देखो बांग्लादेश जो है रोम स्टैट्यूट का पार्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जुरिडिक्शन है, तो शेख हसीना वहाँ पे सरेंडर कर सकती हैं और ये बोल सकती हैं कि डोमेस्टिक कोर्ट में बायसनेस के साथ में मेरे खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो आप रोम स्टैट्यूट के आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये एक ऑप्शन है। वैसे देखो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में और एक्स्ट्राडिशन का फैसला सरकार लेती है, बट हमारे देश में ना आर्टिकल 2021 ये नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो बीच का रास्ता देखो ये हो सकता है, इंडिया ना बांग्लादेश को ये बोल दे कि भैया ट्रायल इंडिया में ही रह के चले इनके अगेंस्ट, शेख हसीना के अगेंस्ट, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो अवेलेबल हो जाएंगी, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, शेख हसीना को थोड़ी लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए
और अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो सेंटेंस भी, सजा भी इंडिया में ही वो काटें। तो ऐसा बीच का रास्ता कुछ निकाला जा सकता है। करेंसी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। रूपी तो गोते लगा रहा है, डॉलर के मुकाबले में 86 पहुंच गया है। आरबीआई ने कुछ डॉलर इंट्रोड्यूस किया मार्केट में तो 85.53 आया। क्यों कम हो रहा है रूपी डॉलर के मुकाबले में? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा खींचा है। ट्रंप ने भी धमकी दे दी कि अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ गए तो टैरिफ लगाऊंगा मैं 100%। और देखो, इंडिया ने मान लिया है कि डी डॉलराइजेशन एक आइडिया सिर्फ हवा में है। अगर देखो रूपी की वैल्यू इतनी कम होती है तो इंपोर्ट महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, दिक्कत है। एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है अगर हम इसका फ़ायदा उठा सके तो। और आरबीआई के पास में भी देखो एक लिमिट है कि कितना पैसा वो मार्केट में डाल सकते हैं, कितना डॉलर वो मार्केट में डाल सकते हैं रूपी की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है रूपी डेप्रिसिएशन से संबंधित। ये 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं नए साल में फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, नई एनर्जी, नई उमंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।